हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे CSIR नेट फैब 2022 से EMT की प्रॉब्लम्स को। तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड एट ओरिजिन इज दिस। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल उन्होंने दे रखा है। डिनोट द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड फाई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग फाई। अ पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज q moving in the equatorial plane of the dipole start at time t equal to 0 with an initial speed v naught and an impact parameter b. Its instantaneous speed at the point of closest approaches. ठीक है, तो क्या कहा है कि आपके पास वेक्टर पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल अगर फाई कैप डायरेक्शन में है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली करंट की और वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन वो लगभग सेम होती हैं। लगभग हर केस में सेम होती है, एक आध केस होगा जिसमें सेम ना हो। तो अगर ए फाई कैप डायरेक्शन में तो करंट भी फाई कैप में होगा, और करंट अगर फाई कैप में है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या आ जाएगी, आपकी जेड कैप आ जाएगी। ठीक है, आप जो है राइट हैंड से कर्ल करते हैं तो जो फिंगर है वो आपको बताती है करंट की डायरेक्शन, और जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे आती है वो क्या आ जाती है, जेड कैप। अब उन्होंने कहा है कि एक इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन में कोई चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, वो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा या उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा ड्यू टू दिस वेक्टर पोटेंशियल। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क नहीं करता है, ये कंसेप्ट हमें पता है। आप देखिए, जो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी मान लीजिए जो वीसी स्पीड है उसकी वो क्लोजेस्ट अप्रोच पे है, इनिशियली उसकी वी नॉट है, तो कितना चेंज आया, हाफ एम वीसी स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू वर्क डन विच इज एफ डॉट डी आर। अब हमने कहा है कि मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क परफॉर्म ही नहीं करता, तो एफ डॉट डी आर क्या आ जाएगा, 0। और अगर ये टर्म 0 तो ये टर्म भी 0 आ जाएगी, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वी नोट क्या आ जाएगा, वी सी क्या आ जाएगा, वी नोट के इक्वल। यानी जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वहाँ पे भी आपकी स्पीड वो सेम ही रहेगी। वो सिर्फ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वो उसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो वी नोट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट उसमें कंसेप्ट लग रहा था, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। क्या करना था, उन्होंने क्या कह रखा है, कंडक्टिंग वायर है इन द शेप ऑफ सर्कल, इस तरीके से है, लाइज ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है और ये एक्सिस क्या होगी, आपकी जेड एक्सिस होगी, विद द सेंटर एट द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, जेड इक्वल टू जो है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब बार मैग्नेट मूव विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टुवार्ड द वायर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, एक बार मैग्नेट आ रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वायर की तरफ। ठीक है, उन्होंने कहा है वी टेक टी इक्वल टू 0 टू बी द इंस्टेंट एट विच मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट इज एट द सेंटर ऑफ द वायर लूप। अब ये कह रहा है कि जब ये मैग्नेट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, ठीक है, तो वो टाइम इंस्टेंट क्या होगा, टी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एंड द इंड्यूस करंट टू बी पॉजिटिव, इंड्यूस करंट को पॉजिटिव मानेंगे व्हेन इट इज काउंटर क्लॉकवाइज। अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो आप मानोगे इसको पॉजिटिव। ठीक है, एज व्यू बाय द ऑब्जर्वर फेसिंग द लूप एंड द इनकमिंग मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, इधर मुंह है उसका और वो उसको देख रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, द बेस्ट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंड्यूस करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी इज। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फैराडे लॉ हमें क्या बताता है कि EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी है, और नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है कि वो अपने चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। ये बात हमें पता है। ठीक है, अब हमें ये पता है कोई भी करंट लूप है अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, माइन्यूट डायपोल की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये मान लो एक लूप है, तो ऊपर वाले सरफेस को देखोगे तो वो अलग, मान लो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, वो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट केस हमने t लेस देन 0 का किया, यानी कि जो आपकी मैग्नेट है वो अप्रोच कर रही है रिंग को, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है इधर फेस करके। अब यहाँ जब अप्रोच कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है रिंग से जो पास हो रही है वो बढ़ेंगी, फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगी, ये जो रिंग है अब
इसमें जो चेंज हो रहा है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करेगी मतलब वो क्या कहेगी, मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जो नीचे वाला ये लूप हमने ऐसे रखा है और इधर से मैग्नेट आ रही है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो ये वाला जो आपका इस साइड से जो आपका लूप है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, नॉर्थ पोल की तरह। यानी वो नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी साउथ पोल के लिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये आपके साउथ पोल की डायरेक्शन होती है, और नॉर्थ पोल को अगर ड्रॉ करें तो ये आपके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होती है। यानी क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो ये वाला सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा। साउथ की तरह बिहेव करेगा तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को उन्होंने क्या कहा है, हम पॉजिटिव लेंगे अगर करंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज, हम नेगेटिव लेंगे अगर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा क्या कैसे समझ सकते हैं, भाई यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, जो इंड्यूस है करंट है वो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ये इसकी वजह से जेड डायरेक्शन में, लेकिन जो करंट इंड्यूस होना चाहिए उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड थंब से बताते हैं तो अपोजिट होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो कर्ल कैसे जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है। तो करंट कैसे आपका जो है मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से t<0 में जो आपका करंट है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, एक नेगेटिव यहाँ बन रहा है, एक नेगेटिव यहाँ बन रहा है, ठीक है, इस पोर्शन में बन रहा है। अब बात करते हैं t=0 पे। t=0 पे जो आपका मैग्नेट है बिल्कुल मिड में आ चुका है। मिड में आने का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा तो ये भी नहीं हो सकता, करंट एकदम से जीरो हो गया, ये ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे अगर बात करें जब दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, अब उसको बढ़ाने के लिए अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये साउथ है तो ये भी क्या बनेगा, साउथ पोल बन जाएगा। और साउथ पोल कैसे चलता है आपका, अगेन आपका सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अट्रैक्ट करने के लिए साउथ है तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा ना। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ पोल कैसे चलता है आपका, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपने अभी लिखा है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या है, पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपकी जो शेप है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इस तरीके का आपका करंट की शेप होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ने पढ़ा होगा, E/M रेशियो निकाला है आपने। बीएससी में हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया कि अगर आप जब E/M रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन मेथड, द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज दिस एंड दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट लीड टू जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज। ठीक है, तो आपने अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, एक हमारा वुडन स्टैंड होता है, इसमें CRT रखी होती है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी वजह से आपका स्पोर्ट जो है जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो सेंटर से डिफ्लेक्ट हो जाता है, मान लो कि वो ऊपर चला गया। फिर आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाते हैं कि वापस इनिशियली उसी पोजीशन पे आ जाए। यानी जितना इलेक्ट्रिक फोर्स आपने लगाया था उतना ही अपोजिट क्या लगा रहे हैं आप, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं उस स्पोर्ट को इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए। तो जीरो डिफ्लेक्शन तभी होगा जब वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए। तो Q = Q, V भी हो जाएगा। V यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/V आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, पोटेंशियल की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी 12mv² वो क्या होगी, E/V। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल लीजिए, 2eV/m। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल गिवन है आपको, पुट कर दीजिए। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। B की वैल्यू क्या है, E/V। E गिवन है, V हमने निकाल लिया है। तो नियर अबाउट 1 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, लेस देन 1 आएगा आपका। तो 0.8 ये नियर अबाउट आता है। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The figure below shows
an ideal capacitor consisting of two parallel circular plate of radius capital R. Points P1 and P2 are to at a transverse distance R1 greater than R. ठीक है, P1 P2 जो पॉइंट्स है वो सेंटर से जो है R1 डिस्टेंस पे है. ठीक है, फिर उन्होंने कहा है while points P3 and P4 यानी ये दो पॉइंट्स जो हैं आर एट ए ट्रांसवर्स डिस्टेंस ऑफ R2 विच इज़ लेस देन R. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. अब अगर ऑप्शन से देखें तो P1 और P2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपेयर किया गया और P3 P4 की, है ना. यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पे क्या होगी, इस पे क्या होगी, उसको क्या किया है आपस में कंपेयर किया है. अगर यहाँ पे आप एम्पियर लूप लगाएं, यानी ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे आप अगर एम्पियर लूप लगाएं तो आपने निकालना है कि यहाँ पे जो आपका करंट एनक्लोज हो रहा है वो कितना हो रहा है. ठीक है, तो करंट एनक्लोज कितना हो गया, पूरे वायर को एनक्लोज कर रहा है. तो यहाँ पे 4P1 4P2 एंड 4P4 करंट एनक्लोज क्या रहेगा आपका, आई रहेगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि P3 पॉइंट इनसाइड द प्लेट आ रहा है कैपेसिटर प्लेट के, यहाँ पे जो करंट एनक्लोज होगा वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में आ जाएगा. तो देखिए एम्पियर लॉ क्या कहता है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू आई एनक्लोज, और तीनों पॉइंट के लिए आई एनक्लोज इज इक्वल टू आई. तो B एट P1 निकालो अगर, तो वो क्या आ जाएगा, B इंटू DL क्या आ जाएगा, 2πr1 हो जाएगा, है ना. 2πr1 म्यू नोट आई, यहाँ से ये आ गया. B2 निकालोगे 2πr1 हो जाएगा, ये आ गया, दोनों सेम है. तो BP1 इक्वल टू BP2 हो गया. यानी कि पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, थर्ड या फोर्थ हो सकता है. अब चेक करते हैं 3 और 4 पे. अब 3 पे क्या है, 2πr2 लेंथ तो ये है, लेकिन आई इनक्लोज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट है. करंट डेंसिटी JD है जो कि क्या है, आई ओवर टोटल एरिया πr² है, और ये क्या है, सिर्फ उस क्रॉस सेक्शन के लिए πr2 के लिए आपने निकालना है. तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड एट P3 इज दिस. P4 पे टोटल, क्योंकि वो बाहर है आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट है, तो यहाँ पे आई इनक्लोज आई के इक्वल होगा. P4 पे ये वैल्यू ये आ जाएगी. ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए दिस बाय दिस, तो ये आ जाता है R² बाय R2². अब क्योंकि R आपका ग्रेटर देन R2 है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं P4 इज ग्रेटर देन B एट P3. तो ऑप्शन C आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ परफेक्टली कंडक्टिंग फ्लूइड ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन permeability म्यू flow in a uniform velocity v in the presence of time dependent electric and magnetic field represents its if there is a finite current density in the fluid then. ठीक है, अब ये कहा है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पे, फ्लो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि वो उसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स का सम, लॉरेंट्ज फोर्स जिसको बोलते हैं. तो यहाँ से अगर ये जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -V क्रॉस B के इक्वल आ जाएगी. ठीक है, अब मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस कर ली बाय कर ली. ठीक, यहाँ पे एक ही जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आपका आ जाता है. तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स में भी कंसिडर कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे डायपोल इंटरेक्शन का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, तो आप इसको EMT में भी कर सकते हैं. क्या कह रखा है, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल विद एन इक्विलिब्रियम सेपरेशन R. दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या है, R है. दोनों के इंडिविजुअल जो सेपरेशन है वो R है. ठीक है, +Q और -Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. व्हेन द मॉलिक्यूल इज एट इक्विलिब्रियम, इस डायपोल कैन एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा. ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा होगी. ठीक है, अब देखिए, रिकॉल दैट द इंटरेक्शन पोटेंशियल बिटवीन टू डायपोल, दोनों डायपोल के बीच में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे एक इन्होंने टर्म डिफाइन कर दी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी कि जहाँ पे भी आप सॉल्यूशन में ये टर्म आए उसको ओमेगा स्क्वायर लिखना है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, स्मॉल ऑसिलेशन की, तो स्मॉल ऑसिलेशन की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप निकालते हैं वो यूज़ करते हैं V - ओमेगा स्क्वायर T की मोड वैल्यू इक्वल टू, यही यूज़ करते हैं स्मॉल ऑसिलेशन में. तो आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है. तो लिखते हैं, शुरू करते हैं. देखिए क्या है, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन मान लेते हैं
कि आपके दोनों जो चार्जेज हैं विद मास m उनके बीच का सेपरेशन 2r1 है, यहाँ 2r2 है, और ऑब्वियसली जो उनका सेंटर से सेंटर सेपरेशन रहेगा वो r ही रहेगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें दोनों मासेस के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ 2m r1 डॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ 2m r2 डॉट स्क्वायर। यही होगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रही है, तो k r² हो जाएगी, हाफ k r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। साथ में क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी है, जो कि डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी इन्होंने गिवन है। इसको हमने जो टर्म आपकी आ रही है 1/4πε0 उसको कह दिया k, तो ये आ जाएगी आपकी k/r³ p1 p2 माइनस दिस वन। अब हम यहाँ देखिए जो p1 p2 है उनके बीच में एंगल क्या है, 0। जो आपका r के साथ एंगल है वो भी पैरेलल है क्योंकि 0 है, तो ये p1 p2 और माइनस 3p1 p2 माइनस 2p1 p2 आपकी टर्म आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। अब आप क्योंकि ओमेगा जो होता है k/m होता है और टोटल मास यहाँ 2m है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर करेंगे k/2m आ गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2m ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे भी, और k की वैल्यू यहाँ पे k को एज इट इज रखा है क्योंकि इसको कैपिटल ओमेगा की टर्म में आपको लेके जाना है। p1 क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, और चार्ज क्या है, q है, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, देखिए p1 यहाँ से क्या लिखेंगे, सेपरेशन है 2r1 2r2, तो सेपरेशन जो है आपका 2r1 है, तो चार्ज इंटू 2r1 चार्ज इंटू 2r2, ठीक है, ये लिखा आपने। तो ये अब यहाँ पे गिवन है आपको, इसमें ये इक्वेशन को रिप्लेस कर देंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वेशन आ जाएगी। मैट्रिक्स अगर लिखें काइनेटिक एनर्जी के लिए तो सिर्फ दो ही टर्म थी, हाफ 2m r1 डॉट स्क्वायर, हाफ 2m r2 डॉट स्क्वायर। हाफ को कैंसिल कर दो थ्रू आउट, ना t में लेना ना v में लेना है, तो सिर्फ 2m बचेगा, यहाँ 0 यहाँ 0 2m, ठीक है। इसमें लिखें तो ये हाफ तो लेना ही नहीं है, r1 स्क्वायर के साथ क्या टर्म है 2m ओमेगा स्क्वायर, r2 के साथ 2m ओमेगा स्क्वायर। हाफ अगर नहीं लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, हाफ को कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बच जाएगा 16, तो 8 यहाँ और 8 यहाँ, ठीक है। अब आप इक्वेशन लगा दीजिए v माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है जो कि a माइनस बी a प्लस बी होता है। a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी इक्वल टू 0 किया, एक बार ये टर्म 0 कर दी, एक बार ये टर्म 0 कर दी। ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है पॉसिबल क्या है आ रही है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। थैंक यू।